नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अधिकारी से कराना चाह रहे हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा से बहुत प्यार है। लोग एक समय के बाद सोचते हैं कि वो इंग्लिश की तरफ जाएं, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभाषा को कभी नहीं छोड़ा। चैलेंज लेने की शुरू से आदी रहे हैं। उनका ये मानना है कि एक बार हर चीज़ को ट्राई करना चाहिए, और ट्राई अगर करें तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता भी मिलेगी। पिता से 1 साल मांगा था, केवल 1 साल मांगा था, और 1 साल में ही पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉक्टर दिव्यांग पटेल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। कठलाल अहमदाबाद के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, शायद बहुत लोगों को नाम भी ना पता हो, जिस स्टेट में भी आप काम कर रहे हैं सर। उस जगह पर जहाँ पर 10th के बाद स्कूल ही नहीं है, वहाँ से आप यहाँ तक का सफ़र तय करके आए हैं सर। मैं पहले आपको कठलाली लिए चलता हूँ सर, जहाँ से शुरुआत आपकी हुई थी। जो मेरी प्राइमरी स्कूल है, 10th तक की पढ़ाई है, वो मेरे नेटिव विलेज में ही हुई। वहाँ पे गुजराती मीडियम में हमारी पढ़ाई हुई, जिसके बाद 11th-12th के लिए साइंस पढ़ाई के लिए अहमदाबाद गए, और 11th-12th साइंस अहमदाबाद से किया, और उसके बाद MBBS में एडमिशन लिया मैंने। पिता बैंक में नौकरी करते थे, एक भाई भी आपके हैं सर। परिवार में कभी कोई ऐसा रहा जो यूपीएससी आया हो, या आसपास के कहीं लोग जिसको कभी देखा हो कि यूपीएससी सेलेक्ट हुआ? नहीं, परिवार में कोई व्यक्ति कभी सिविल सर्विस में नहीं हुआ है। वैसे भी गुजरात में सिविल सर्विस का काफ़ी ट्रेंड उतना नहीं है जितना ट्रेंड यूपी, बिहार वगैरह स्टेट में है। तो उस प्रकार से सिविल सर्विस का माहौल कहीं पे भी नहीं रहा था। लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, धीरे धीरे सिविल सर्विस के बारे में जानना शुरू हुआ। किस प्रकार से सिविल सर्विस एग्ज़ाम दिया जाता है, किस प्रकार से सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है, उसके बाद आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्या क्या सर्विसेज में सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से ऑल इंडिया सर्विस में ऑल इंडिया लेवल पे काम करने का मौका मिलता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जानकारी न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से मिली, जिसके बाद MBBS की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 10th के बाद तो स्कूल वहाँ थी नहीं कठलाल में, आप शायद अहमदाबाद शिफ्ट हुए। वहाँ भी टीचर ने बोला ये भरना है, तो आपने वो विषय ले लिया। आपको ये नहीं पता था कि विषय कौन सा लेना है? 10 के बाद जब अहमदाबाद शिफ्ट हुए, स्कूल में एडमिशन हुआ, हमारे काफ़ी अच्छे टीचर रहे जिन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया। उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि किस प्रकार से, क्योंकि उससे पहले मैथ्स और बायोलॉजी दोनों अलग अलग स्ट्रीम नहीं हुआ करती थी, एक ही स्ट्रीम हुआ करती थी। उसके बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से आपका एडमिशन होता था, चाहे इंजीनियरिंग चाहे MBBS। उसी वर्ष से, वर्ष 2004 से इस प्रकार से स्ट्रीम अलग हुई, मैथ्स की, बायोलॉजी की। तो टीचर ने गाइड किया और उन्होंने ही मोटिवेट किया कि नहीं, पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए, और उसी मोटिवेशन के कारण मैं डॉक्टर बना। दिव्यांग पटेल एक सर्जन बनना चाहते थे सर। सर्जन बन के MBBS आपने किया, निश्चित तौर पर PG आगे करना था सर। MBBS में ऐसा वो कौन सा मोड़ आया सर कि जहाँ से ये लगा कि यार हम हॉस्पिटल भी खोल लें, बहुत अच्छे रिनाउंड डॉक्टर भी हम बन जाएं, लेकिन अप्रोच उस जिले या उस शहर तक ही हमारी रहेगी? क्या ऐसा लगा एक्सपोजर नहीं मिल पाता उस जॉब में? MBBS की पढ़ाई की, जब शुरुआत की, MBBS में एडमिशन लिया, उसके बाद शुरुआती सोच, जो शुरुआत के ईयर थे, उसमें यही रहा था कि आगे चल के अच्छे सर्जन डॉक्टर बनेंगे और अब अच्छे से हॉस्पिटल में काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपोजर हुआ, वैसे पता चला कि जो सिविल सर्विस का एक्सपोजर होता है वो काफ़ी वाइड होता है। उसमें आपको ऑल इंडिया लेवल पे अलग अलग स्टेट में, आपके स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको सर्व करने का मौका मिलता है। अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्व करने का मौका मिलता है। और कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें हमें इतना वाइड एक्सपोजर मिले, चाहे डॉक्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे और कोई भी सर्विस हो, जिसमें इतना वाइड एक्सपोजर, इतना डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका नहीं मिला। यही मेन अट्रैक्शन रहा कि MBBS के बाद एक जगह पे हॉस्पिटल खोल के जो एक्सपोजर मिलेगा, जो काम करने का मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा अच्छा मौका सिविल सर्विस में मिलेगा और ज़्यादा अच्छा काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ सिविल सर्विस में मिलेगी।
तो इसलिए फिर एमबीबीएस के बाद सिविल सर्विस ज्वाइन की। एमबीबीएस में जब फाइनली ये हुआ कि 2012 तक मेरे ख्याल से आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया सर, परिवार के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है क्योंकि एमबीबीएस के बाद पीजी आप कर लें। एमबीबीएस भी बहुत अच्छी स्ट्रीम मानी जाती है, नौकरी घर चलकर आती कहा जाता है सर। पीजी करके और बेहतर करियर बना सकते थे। परिवार में उस समय बहुत उठापटक नहीं हुई कि आखिर ये लड़का क्या करना चाह रहा है, बीच में एमबीबीएस छोड़ रहा हूँ बोल रहा है, यूपीएससी करना चाहता हूँ। परिवार थोड़ा सा उस समय ऐसा लगा था कि कुछ गलत डिसीजन हो रहा है? डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर बनना ही बहुत बड़ी बात है, और जब मैं डॉक्टर बना था तो पूरे घर में, पूरे परिवार में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, क्योंकि पूरे परिवार में पहला कोई स्टूडेंट था जो डॉक्टर बना था। तो पूरा परिवार काफ़ी खुश था और सबने उम्मीद बांधी थी कि हम अपनी एक हॉस्पिटल खोलेंगे और आगे उसको आगे बढ़ाएंगे। पापा की भी बहुत उम्मीदें थी कि चलो अब डॉक्टर बनाए तो एक अच्छी हॉस्पिटल खोलेंगे। और जैसे आज भी समाज में सबसे ज़्यादा रुतबा डॉक्टर का रहता है, डॉक्टर का बहुत बड़ा दर्जा रहता है, तो पूरे परिवार को यही उम्मीद थी कि एक अच्छी डॉक्टर में आगे बढ़ेंगे, अच्छी हॉस्पिटल बनाएंगे। लेकिन जब मैंने यूपीएससी का डिसीज़न लिया, घर में बताया कि नहीं मैं अब यूपीएससी करना चाहता हूँ, तो घर वाले काफ़ी मतलब उसके लिए परेशान रहे कि क्यों, जब इतना अच्छा एमबीबीएस हुआ है, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, तो क्यों इस प्रकार से सिविल सर्विस में जाना चाहते हो। क्योंकि घर में कभी किसी को सिविल सर्विस का ना ही एक्सपोजर था, ना ही पता था कि सिविल सर्विस क्या होती है, कैसे उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो काफ़ी परेशानी वाला माहौल रहा और पापा मम्मी सब लोग परेशान हुए। सब लोग सोचे कि क्यों ऐसा करना चाहते। मैंने कहा कि मुझे 1-2 साल दीजिए, सिर्फ एक अटेम्प्ट देने दीजिए, अगर मुझे एक मौका दीजिए, उसके बाद आप जो डिसाइड करेंगे वो ठीक रहेगा। लेकिन मैंने पूरे मेहनत से ट्राई किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिविल सर्विस क्लियर। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सर, जब हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो भटकाने वाले, अरे पहले अटेम्प्ट में कहाँ होता है, पहले अटेम्प्ट में तो हम सोचते हैं कि केवल देखें कि आखिर क्वेश्चन पेपर आता कैसा है, प्री कैसा होता है। ये ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी आए थे? बहुत माहौल ऐसा होता है, खास करके यूपीएससी को लेकर कि नहीं पहले अटेम्प्ट में नहीं हो सकता, आपको 3, 4, 5 अटेम्प्ट देने ही पड़ेंगे तभी हो पाएगा। और काफ़ी माहौल भी ऐसा होता है, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा माहौल भी बना के रखते हैं कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसी का नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करें, सिस्टमेटिकली अपने जो सब्जेक्ट है उसको समझें और यूपीएससी को समझे, तो डेफिनेटली हम लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ सर कि जैसे कि आपने गुजरात में बताया सर, बहुत ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन होता नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा इतर स्थिति छत्तीसगढ़ की भी नहीं, यहाँ का भी वही हाल है, बहुत सिलेक्शन बहुत कम है, कई बार तो होते भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया सर, कुछ बताना चाहेंगे तैयारी कैसे करनी चाहिए यूथ? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने या लाइफ में जो भी चैलेंज है उसको क्रैक करने के लिए वो चैलेंज को समझा जाए, एग्जाम को समझा जाए। तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए यूपीएससी को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो सीधे ग्रेजुएशन में बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, अगर यूपीएससी में भी सीधे बुक पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो डेफिनेटली नहीं हम क्रैक कर पाएंगे। यूपीएससी को क्रैक करना है तो सबसे पहले उसके जो डिमांड है, पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़े कि किस प्रकार से वहाँ पे पूछा जाता है, जो सॉल्व आंसर पेपर आते हैं उसको पढ़े कि किस प्रकार से यूपीएससी आपके आंसर चाहती है, उसको समझे, डीप में समझे, तो धीरे धीरे आप समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन आएंगे। और यूपीएससी में बहुत हद तक तो हमारी 12th तक की जो पढ़ाई होती है उसी के क्वेश्चन आते हैं, और उसके इतर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मोस्टली सारे क्वेश्चन करंट अफेयर में, जो अगर हम लोग रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में डीपली सारे इंसिडेंट्स फॉलो करते हो, जो अच्छे मैगजीन होते हैं, पॉलिटिकल मैगजीन, साइंस से रिलेटेड मैगजीन और जियोग्राफी से रिलेटेड मैगजीन, उसको अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो डेफिनेटली कोई ऐसा नहीं होगा कि यूपीएससी ना क्लियर कर पाए। सिर्फ और सिर्फ हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने के लिए, अपना सही माइंडसेट बनाने की ज़रूरत होती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। सर आईपीएस जब अलॉट हुआ 2013 में आपने एग्ज़ाम दिया, 14 में रिजल्ट आया, पिता से 1 साल ही मांगे थे आपने। अगर पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता तो आज मैं जिस सामने बैठा हूँ तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई सर्जन के सामने में बैठता, आईपीएस अधिकारी के सामने नहीं बैठता। डेफिनेटली मैं घर से मांगा था कि नहीं मुझे एक अटेम्प्ट दिया जाए ताकि मैं
सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकूं, क्लियर कर पाऊं। और मुझे ये मौका मिला, काफ़ी चैलेंजिंग भी रहा। अगर नहीं हो पाता तो मेरे पास एक अच्छा और कैरियर था डॉक्टर का, उसमें मैं आगे बढ़ता। लेकिन जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आज यहाँ पे मिली है, शायद उतनी अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाती। पहला जब पता चला सर कि छत्तीसगढ़ काडर मिला है, क्योंकि जब उस समय का समय था, खास तौर से जब आपका सिलेक्शन है उसके बाद, वो समय छत्तीसगढ़ के लिए, खास तौर से बस्तर और छत्तीसगढ़, क्योंकि बाहर का आदमी तो बस्तर अलग से, वो छत्तीसगढ़ ही जानता है, नक्सल घटनाएं बहुत होती थी सर। एक मन में डर था घर वालों की कि यार कहाँ से छत्तीसगढ़ काडर पहुंच गया। जो छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टेट है, उसमें जैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम सुना जाता है तो सबसे पहले लोगों के मन में नक्सलवाद की छवि आती है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम यहाँ आके देखे, जब हम यहाँ रायपुर देखे, बिलासपुर देखे और छत्तीसगढ़ के और ज़िलों में घूमे, तब हम पता चला कि नहीं, छत्तीसगढ़ भी काफ़ी विकसित है, बाकी राज्यों की तरह काफ़ी डेवलप है, काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है। उसका एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे नक्सलवाद की समस्या है। तो जैसे ही छत्तीसगढ़ कैडर एलोकेट हुआ, सबके मन में वही था कि नहीं, कैसे वहाँ पे काम कर पाएंगे, वहाँ तो इतनी सारी नक्सली घटनाएं होती रहती है। हमारे खुद के मन में वही था कि कैसे मतलब काम कर पाएंगे। जब तक यहाँ कैडर में आए नहीं थे, जब तक यहाँ देखे नहीं थे, जब यहाँ आए, यहाँ देखे, आसपास के ज़िलों में घूमे, तब कंफर्टेबल हो गए कि नहीं, छत्तीसगढ़ भी बहुत अच्छा स्टेट है, काफ़ी उसका एरिया है वो काफ़ी विकसित भी है और यहाँ काम करने का अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब शादी हुई आपकी 2017 में, मैडम भी शायद डॉक्टर हैं सर, 2017 में वो समय जब अहमदाबाद की रहने वाली एक महिला, एक युवती जो शादी करके आती हैं, मेट्रो सिटी है सर, काफ़ी रायपुर से भी बड़ी है अहमदाबाद सिटी तो, और पता चले कि पति का ट्रांसफ़र तो वही बीजापुर है, बीजापुर जहाँ पर नेटवर्क नहीं, बीजापुर जहाँ बिजली नहीं। उस समय की बात कर रहा हूँ जब बीजापुर का शहर का मुख्यालय बहुत सारी महत्वपूर्ण जगहों से कटा हुआ था, शायद बीजापुर से जगदलपुर आने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता था। डेफिनेटली पूरे परिवार के लिए काफ़ी ये चैलेंजिंग रहता है जब आप जिस एरिया से आते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ से आके जो अंदरूनी नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, नारायणपुर हो गया, यहाँ पे जब जाते हैं परिवार के साथ तो परिवार काफ़ी टेंस रहता है, काफ़ी परेशानियों का सामना रहता है। बीजापुर में अगर 2017 की बात करें तो वहाँ पे उस समय नेटवर्क भी काफ़ी बड़ी परेशानी थी, कंटिन्यूस नेटवर्क नहीं मिल पाता था, कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इश्यू था। जिला मुख्यालय भी बारिश की सीज़न में जगदलपुर पहुंचना मुश्किल रहता था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे आए, सारी परेशानियाँ तो थी लेकिन साथ में काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। ये जो चैलेंजेस थी, मेरा करीब 2.5 साल बीजापुर में रहा, 1.5 साल एज ए एडिशनल एसपी, 1 साल एज एन एसपी। तो वहीं मैंने 2.5 साल में अपनी आंखों में बीजापुर को काफ़ी बदलते हुए देखा। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी भी काफ़ी ठीक हुई, रोड कनेक्टिविटी ठीक हुई। शुरुआत में जैसे सब्जी मिलना भी मुश्किल रहता था, वीक में मैंने सुना है हफ्ते में एक दिन सब्जी, बाकी दिन घर में चना वना है तो खाओ टाइप का, ऐसा कुछ होता था। जैसे हाट बाजार जिस दिन लगता है, संडे को बीजापुर में हाट बाजार लगता है, तभी आपको सारी सब्जियां मिल जाती थी। रूटीन मार्केट नहीं लगता था तो रूटीन में आपको सब्जी वगैरह मिलना भी काफ़ी मुश्किल रहता था। अभी तो काफ़ी वहाँ के हालात डेवलप हो चुके हैं, सारी सुविधाएं धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है। और यही चैलेंजेस फेस करके और उस चैलेंजेस के सामने कार्य करके जब उस एरिया को हम डेवलप होता हुआ देखते हैं अपने आंखों के सामने कि शुरुआत में इतनी जो चैलेंजेस हमें थी उतनी ही चैलेंजेस वहाँ के लोगों को भी थी, उतनी ही परेशानी वहाँ के लोगों को भी थी। लेकिन जो सिक्योरिटी सिनारियो बदला, जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे काम किया, उसके कारण जो विकास हुआ, उसकी वजह से आज वहाँ पूरा माहौल चेंज हो चुका है। तो काफ़ी चैलेंजेस रही लेकिन साथ में काफ़ी खुशी भी रही कि हम उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। 5वां जिला है आपका बीइंग एसपी सर, लेकिन कहते हैं कि पहला जिला जहां आप पहली बार एसपी बनकर जाते हैं, वो जिला आपके दिल की गहराइयों तक हमेशा आपको जीवन भर याद रहता है, क्योंकि उस जिले के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं आदमी, क्योंकि उसको लगता है पहली पोस्टिंग है और निश्चित तौर पर वो हर किसी को जीवन भर याद रहती है सर। आज भी पामेड़ याद आता है सर, जहाँ पर
आज भी जाने के लिए तेलंगाना की सड़कों का सहारा लें। उस समय तो शायद एक टापू की तरह था, अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर खराब हो गया तो आपको रुकना पड़ेगा, तब तक कोई दूसरा हेलीकॉप्टर ना आ जाए। हाँ, डेफिनेटली बीजापुर में उस समय की बात करें तो काफ़ी सारे एरिया ऐसे थे कि जहाँ सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाते थे। वहाँ रोड नेटवर्क अवेलेबल नहीं था। 2017 में जब मैं फर्स्ट टाइम पामेड़ में गया तो वाया चौपर गया था, लेकिन वापसी में मौसम ख़राब होने के कारण चौपर नहीं आ पाया तो मैं वहीं रह गया। वहाँ पे उस समय इलेक्ट्रिसिटी की भी परेशानी थी। आसपास कुछ भी आपको जो राशन पानी था वो भी चॉपर से आता था, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए वहाँ रोड निर्माण कराया गया और आज वो क्षेत्र भी काफ़ी डेवलप हुआ है। ऐसे ही बीजापुर के बहुत सारे एरिया थे जहाँ पे लगातार सिक्योरिटी देते हुए विकास के कार्य किए गए और वो जब भी उस एरिया के बारे में सोचते हैं, जब भी उस एरिया में कभी दोबारा जाने का मौका मिलता है तो एक अपनापन सा माहौल लगता है। और विशेषतः वहाँ की जनता की बात करें तो काफ़ी कम्युनिटी पुलिसिंग के कार्यक्रम भी किए गए। और वहाँ पे इतने डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होते रहते थे वहाँ पे भी मैराथन का आयोजन वगैरह किया गया और लोगों से काफ़ी अच्छा जुड़ाव रहा। उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सरल स्वभाव के हैं और उनके लिए जो काम करने का मौका मिला उससे काफ़ी खुशी मिली। 2018 में जब नक्सल अटैक हुआ था, एक गाड़ी को उड़ा दिया था नक्सलियों ने, उस समय की स्मृति आज भी दिमाग में आती होगी सर। मैंने सुना है कि एक तरफ हॉस्पिटल का सीन टीवी स्क्रीन पे चलता था, एक तरफ घटना स्थल का, एक तरफ आप दिखते थे, एक तरफ आपकी वाइफ। उस समय गुजरात में जब माँ बाप रहते थे तो ऐसा तो नहीं यार अब बहुत हो गया वापस आ जाओ? परिवार के लिए जो बीजापुर का समय था वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा था। मेरे मैडम थे जो हॉस्पिटल में काम करते थे, मैं फील्ड में रहता था। तो एक घटना जब ऐसी हुई थी, इलेक्शन के समय एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था जिसमें हमारे करीब 4 जवान घायल हुए थे। उस समय मैं फील्ड में था और मैडम हॉस्पिटल में थी और दोनों के विजुअल्स जब घर में देखे गए तो घर वाले काफ़ी चिंतित रहे। लेकिन जब एक बार घर के लोगों को, मैं जहाँ पे भी जिस भी ज़िले में रहा, मैं प्रयास करता हूँ कि परिवार के सभी लोग उस ज़िले में आए, उसको देखें। तो घर वाले जब तक बीजापुर नहीं आए थे तब तक उनको काफ़ी परेशानी थी, जब तक बस्तर नहीं देखा था। लेकिन जब वो बस्तर देखे, बीजापुर देखे, तब वो कंफर्टेबल हुए कि नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी है और यहाँ अच्छे से काम किया जा सकता है। और जैसे जैसे बस्तर बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है, तो जो भी व्यक्ति बस्तर जाता है वो बस्तर का एक फैन हो जाता है। इसके बाद सर बेमितरा आप रहे, कोविड का समय था उस समय, उसके बाद महासमुंद गए। महासमुंद इंटर स्टेट, मैं कहूँगा सीधे तौर पर एक जरिया होता है गांजे को इधर से उधर। उसमें एक बड़ा एक प्रशस्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा आपको मिला था। लगभग 10,000 किलो गांजा पकड़ा गया था ड्यूरिंग आधा, अगर मैं 6 महीने का समय महासमुंद मान लिया जाए और 6 महीने का समय बेमितरा। महासमुंद और कोंडागांव के समय के दौरान, जो कि स्टेट बॉर्डर होती है और उड़ीसा से गांजे का परिवहन जो कि यूपी बिहार में कई बार इन रूटों को यूज़ करते हुए किया जाता है, वहाँ पे लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लगातार वहाँ पे जब्ती की कार्रवाई की जाती है, इंटरस्टेट नाके लगाए जाते हैं। और उसमें महासमुंद और कोंडागांव के टेन्योर के दौरान काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजे की जब्ती की गई थी, जिसके कारण पिक्की अवार्ड मिला था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस महोदय के हाथों ये अवार्ड मिला, जो मेरे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही और काफ़ी खुशी का मौका मिला। जब आपके काम को एप्रिसिएशन मिलता है तो आपको उसके लिए काफ़ी खुशी रहती है। तीसरा जिला है सर ये नक्सल प्रभावित कांकेर, जहां पर फिलहाल आप पदस्थ हैं। कांकेर की तासीर बहुत अलग है सर। भानु प्रतापपुर बिल्कुल अलग, पखांजूर बिल्कुल अलग बेल्ट, अंतागढ़ बिल्कुल अलग बेल्ट, कांकेर शहर बिल्कुल अलग बेल्ट। बहुत वर्सटाइल है सर ये पूरा, अगर मैं देखूं तो चैलेंज लगता है कांकेर। मैंने अभी तक जितने ज़िले के, कांकेर उसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ज़िला मुझे लगा। हर एक ज़िले की अपनी अलग तासीर होती है, अपनी अलग पहचान होती है, लेकिन कांकेर ज़िले में बहुत प्रकार की तासीरें हैं। यहाँ पे अर्बन पुलिसिंग का में भी काम करने का मौका मिलता है, जो कांकेर का क्षेत्र है। यहाँ पे नक्सल एरिया में भी काम करने का मौका मिलता है, जो हमारा कोयलीबेड़ा अंतागढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पे पखांजूर का क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारे बंगाली वसाहतें हैं। वहाँ की भी जो महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है
वहाँ के भी अलग चैलेंजेस है, वहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है। यहाँ काफ़ी माइनिंग क्षेत्र भी है, वहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे है, और उन सभी चैलेंजेस में अच्छे से काम करने का एक मौका मिला है। हालांकि बहुत चैलेंजपूर्ण रहता है डे टू डे कार्य, लेकिन उससे काम करने में उतनी ही खुशी भी मिलती है। दिव्यांग पटेल अपने नाम के इनिशियल में डॉक्टर क्यों नहीं लगाते? यूजुअली शुरुआत में लगाते थे, लेकिन जब आईपीएस मिला तो मेरी वैसे भी सॉफ्ट पर्सनालिटी है, तो मुझे लगा कि नहीं, डॉक्टर लगाऊंगा और सॉफ्ट पर्सनालिटी लगेगी आईपीएस में, तो इसलिए आईपीएस मिलने के बाद मैं नहीं लगाता था। शुरुआत में तो मैं लगाता ही था। सर, गुजरात का ढोकला, फाफड़ा और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम गुजराती डिश कहते हैं, छत्तीसगढ़ आने के बाद शायद वो सब कुछ बदल गया होगा। यहाँ पोहे में भी सब्जी डाली जाती है, सुबह का नाश्ता रबड़ी और रबड़ी बस्ता की जो चीज़ होती है, चीला होता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन होता है, ढेंस की सब्जी बहुत यहाँ पर खाई जाती है। बहुत एडजस्टमेंट में समय लगा कि आज भी ढोकला और फाफड़ा चलता है घर में। सर नहीं, खाने का शौक भी है और डाइवर्स फूड टेस्ट करने का भी शौक है, तो घर में गुजराती खाने के साथ साथ छत्तीसगढ़ी खाना भी उतना ही बनता है, और चिल्ला और फर्रा तो काफ़ी फेवरेट है। तो यहाँ आके और अलग डिशेस ट्राई करने का मौका मिला। जीवन में सर हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है सर। कई अधिकारियों को, किसी को क्रिकेट का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है। दिव्यांग पटेल जी को काहे का शौक रहा है जीवन में? जीवन में अलग अलग समय में खेलने का काफ़ी शौक था, तो क्रिकेट भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, और जब भी बिजी शेड्यूल से समय मिल पाता है, ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ समय निकालें जिससे कि हम कुछ ना कुछ खेल को परस्यू कर पाए। और हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में खेल को अलग ही इम्पोर्टेंस है। खेल से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने की मिलती है, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ डेली नहीं तो वीक में एटलीस्ट 3-4 बार कोई ना कोई खेल को खेलूँ। कांकेर भी बहुत पिछड़ा हुआ है सर, नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ के यूथ के लिए जो यूपीएससी की तैयारी, पीएससी की तैयारी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहेंगे इस जिले में सर आने वाले समय में? यहाँ जो बस्तर एरिया में यूथ है वो काफ़ी टैलेंटेड है, सिर्फ उनको एक मौका देने की ज़रूरत है। तो हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है, जैसे कि बीच में बस्तर फाइटर की जो भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी युवाओं को ट्रेनिंग दिया गया, उनका सिलेक्शन हुआ। उसके अलावा जैसे सीआरपीएफ में बस्तरिया बटालियन है, बीएसएफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आर्मी में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गाइड किया जाता है, और हमेशा प्रयास किया जाता है कि वो लोग भी आगे बढ़े और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिव्यांग पटेल साहब। बहुत साफ तौर पर कहना है, देखिए आपने जो गोल बनाया आप उसके लिए आगे बढ़िए, चैलेंजेस जीवन में जरूर लीजिए, मातृभाषा से अपने प्यार करिए, और जो भी विषय को लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी विषय पर कंसंट्रेट करिए। अगर आप उस विषय में ही कंसंट्रेट करेंगे तो सफलता आपको ज्यादा मिलेगी। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकल सकती है तो शायद कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अफसरनामा में इतना ही, अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।